जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों। दोस्तों यहाँ पर एएमसी फाइटर जेट को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एएमसी प्रोटोटाइप की जो रेस है वो और भी ज्यादा गर्म हो गई है। एडीए ने 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। दोस्तों यहाँ पर एचएएल कह रही है कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो शर्तें रखी गई हैं वो हमारे लिए अनफेयर हैं, क्योंकि एचएएल के पास पहले से ही गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बड़े प्लांट्स, टेस्ट फैसिलिटी आदि। लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पर कह रही हैं कि एचएएल को ये बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, मतलब कंपटीशन में वो अकेले आगे निकल जाएगी। लेकिन एडीए चाहती है कि एएमसी का प्रोटोटाइप प्रोडक्शन सिर्फ एचएएल तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसीलिए एडीए ने साफ कर दिया है कि वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट खुद उपलब्ध कराएगी, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी बराबरी से इस रेस में उतर सके। इससे होगा ये कि प्रोटोटाइप बनाने का मौका सिर्फ एचएएल को नहीं मिलेगा, बल्कि टाटा, एलएनटी, महिंद्रा डिफेंस जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हो पाएंगी। अब हालात ऐसे हैं कि एचएएल को भी मजबूरन किसी प्राइवेट पार्टनर या जॉइंट वेंचर के साथ आना पड़ सकता है, वरना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो बिड में रहना है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टेप काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अगर प्राइवेट सेक्टर एएमसी में शामिल होता है तो प्रोडक्शन की स्पीड और स्केल दोनों तेज होंगे। यहाँ पर एडीए ने भी बोल दिया साफ भी, कोई भी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली नहीं चलेगी, सबको इक्वल चांस दिया जाएगा। इससे भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि असली हकीकत बनेगा। तो आप देखिए दोस्तों एचएएल किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अब जाकर के एडीए ने भी सही तरीके से जवाब दे दिया है। वहीं दोस्तों एचएएल ने आज अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि भाई एचएएल को एलसीए तेजस मार्क 1A के लिए तीसरा GF404 इंजन मिल गया है। चौथा इंजन सितंबर 2025 के आखिर तक आएगा। इंजन सप्लाई चेन के सुधरने से अब तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को जल्द शुरू होगी। यहाँ पर दोस्तों दूसरी खबर आ रही है F414 इंजन को लेकर। दोस्तों अभी तक ये कहा गया था कि अमेरिका की जीई भारत को F414 इंजन का कम से कम 80% टीओटी देगी। अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मीडिया खबरें जो आई है उन्होंने अलग अलग यहाँ पर बातें रखी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदू, ईटी गवर्नमेंट। द हिंदू की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जेट इंजन डील 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आएगी। तो ईटी गवर्नमेंट ने लिखा है कि इंजन के प्राइस का करीबन 80% हिस्सा भारत में बनेगा, यानी कि 80% टीओटी उन्होंने लिखी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स दोस्तों कभी कभी शुरुआत में कुछ बड़ा चढ़ाकर दिखा देती हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं होती है जो हवा में भी मीडिया बोल देती है, क्योंकि जहां तक तकनीकी जानकारी है वो फाइनल नहीं हो जाती तब तक तो आप ऐसे भी कुछ नहीं कह सकते, केवल आप आश्वासन देंगे तो फिर जनता उसी तरीके से मानेगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर जो बात आई है वो 70% हो सकता है या 70 से 80% के बीच होगा, और इसमें कुछ हिस्से जैसे कि इंजन का हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी, सीलिंग, कोटिंग्स, इनका ट्रांसफ़र करना कठिन होगा यूएस के लिए, क्योंकि यूएस के जो नियम और एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसकी वजह से ये लिमिटेड हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अब हिंदुस्तान टाइम्स की जो खबर आई है उसमें लिखा गया है कि करीबन 70% टीओटी भारत को मिलेगी। मतलब साफ है कि ये क्लियर नहीं है कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी भी या नहीं। 80% टीओटी की जहां तक बात आती है तो कई मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इसी को सपोर्ट कर रही हैं 80% के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शर्तों के आधार पर इसे थोड़ा कम या ज़्यादा किया जा सके। मतलब साफ है कि 80% टेक्नोलॉजी को लेकर जो दावा किया जा रहा है हकीकत 70% तक की हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और बोइंग का एक डेलीगेशन 16 से 19 सितंबर तक भारत में होगा। मकसद है इंडियन नेवी को 6 और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बेचना। इस डील की कीमत लगभग $4 बिलियन मानी जा रही है। इंडियन नेवी के पास पहले से ही P8I की फ्लीट है, और ये भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन हंटर और लॉन्ग रेंज सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी साबित हो चुका है। ऐसे में हो सकता है कि इसकी कुछ यूनिटें और खरीदी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी ने अपना एक खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, और ये सिस्टम RF डिटेक्शन, वीडियो ट्रैकिंग, रडार स्कैनिंग और फिर देता है दुश्मनों को जवाब, वो भी जैमिंग या फिर हार्ड किल अटैक से। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, मॉडुलर डिजाइन है और पुराने गन सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है, यानी कि अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारे बॉर्डर्स हो वो ड्रोन प्रूफ हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात और यहां पर कंफर्म हो गई है कि भारतीय नौसेना का जो टेडबिया फाइटर जेट है उसमें 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का नया इंजन लगेगा, जो कि एएमसी प्रोग्राम से आएगा। लेकिन शुरुआती प्रोटोटाइप में केवल GF414 इंजन लगेंगे। प्रोडक्शन शुरू होगा 2037 के बाद, और तब तक एक नया 120 किलोन्यूटन का इंजन भी तैयार हो जाएगा, यानी कि भविष्य के फाइटर जेट्स जो भारत के हैं उन्हें स्वदेशी ताकत मिलेगी। वहीं भारत फोर्स ने यूके की कंपनी विंड रेसर्स के साथ एक समझौता किया, और यह समझौता उनके कार्गो कैरिंग यूएवी विंड रेसर मार्क 2 के लिए है। इसे सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में इस्तेमाल में लाया जाएगा, जैसे कि कैरियर, ऑनबोर्ड डिलीवरी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए क्रिटिकल सप्लाईज के लिए। दोनों कंपनियां मिलकर इसके कैरियर लैंडिंग ट्रायल्स भी करेंगी, ताकि भारतीय नौसेना के जहाजों पर भी इसका इस्तेमाल हो पाए। वहीं दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का नया वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस NG 2026 से अपने ऑटोनॉमस टेस्ट शुरू करेगा, और यह मिसाइल पुराने वेरिएंट से आधी हल्की है।
वजन सिर्फ 1.2 टन के आसपास है, लेकिन स्पीड इसकी मैक 3 ही रहेगी और रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा। इवन दोस्तों इसे फाइटर जेट्स, शिप्स और यहां तक कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो उसका प्रोडक्शन 2028 से शुरू हो सकता है। वहीं दोस्तों भारत अब अपनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सीरीज में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड डेटा लिंक ट्रांसमीटर्स यानी कि डीएलटी को बदलकर पूरी तरीके से स्वदेशी डीएलटी लगाएगा और ये काम डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर 2027 तक पूरा कर लेंगे। अभी तक दोस्तों अस्त्र मिसाइल के कुछ अहम हिस्सों के लिए हम विदेशों पर ही निर्भर थे, लेकिन डीएलटी एक बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम होता है जो मिसाइल और एयरक्राफ्ट के बीच दो तरफा यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। यहाँ पर अभी तक जो इंपोर्ट हम करते थे उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, सप्लाई चेन का रिस्क भी लेता है, और अगर भारत अपना खुद का डीएलटी बना लेगा तो पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। डेटा लिंक ट्रांसमीटर का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि डीएलटी को आप ये समझिए कि ये मिसाइल का वाईफाई है। ये लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट जैसे कि Su-30 MKI या तेजस और मिसाइल के बीच लाइव डेटा शेयर करता है। बकायदा इसमें टारगेट इन्फो यानी कि दुश्मन की लोकेशन, स्पीड और दिशा का भी ये जानकारी देता है। मिसाइल का स्टेटस भी बताता है और ये मिड कोर्स अपडेट में भी काम आता है। यही वजह है कि अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए स्वदेशी डीएलटी बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2027 तक अस्त्र मिसाइल पूरी तरीके से मेड इन इंडिया डेटा लिंक के साथ उड़ेगी। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने राफेल फाइटर जेट्स जो कि इस वक्त 36 की संख्या में है, उनके लिए एक स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एनालिसिस टूल बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ बात कर रही है। बकायदा उनको ये काम भी सौंप दिया गया है। आप सबको मालूम है कि राफेल जेट भारत की एयर पावर का सबसे मुख्य हथियार है। इसमें मेट्योर मिसाइल, मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर्स लगे होते हैं। हर फ्लाइट में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे कि आम भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कह सकते हैं, ये करीबन 400 पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है, जैसे कि एल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, जी फोर्सेस, 3D फ्लाइट पाथ, और ये डेटा बाद में एनालिसिस, मेंटेनेंस और इन्वेस्टिगेशन के काम आता है। दरअसल मौजूदा सिस्टम की जो दिक्कतें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा को समझना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो डासो का है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, काफी स्लो प्रोसेस है क्योंकि एनालिसिस में घंटे लग जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि ये सिर्फ ओईएम का जो स्पेशल लीडर पीसी है जो अंबाला और हासीमारा बेस पर है वहीं पर चलता है। इसका मतलब ये कि इस एनालिसिस को आप कहीं और या मल्टीपल यूजर्स एक साथ नहीं कर सकते। मेंटेनेंस टीम को डिले हो जाता है और मिशन रेडीनेस पर इसका असर पड़ता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज अब एक नया, तेज और आसान सिस्टम बनाए, और ये नया सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर 400 पैरामीटर्स को तेजी से कन्वर्ट करने में सक्षम होना चाहिए, स्टैटिक, डायनामिक और 3D मोड एनालिसिस कर सके, मल्टी यूजर एक्सेस प्लस रिमोट यूज इसका किया जा सके, यानी कि सिर्फ बेस पर ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड लोकेशंस और मेंटेनेंस हब से भी इसका इस्तेमाल हो सके। इवन घंटों का काम ये मिनटों में कर सके। बकायदा ये इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो सके। इससे दोस्तों राफेल फ्लीट की ऑपरेशनल रेडीनेस और मेंटेनेंस स्पीड दोनों बढ़ जाएंगी और इंडियन एयरफोर्स डेटा एनालिसिस पर पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बन जाएगी और भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री को डिफेंस टेक में भी एक बड़ा मौका मिलेगा। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब अपने फाइटर जेट्स पर हथियार लगाने का तरीका बदलने जा रही है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भारत के पास एक कॉमन लॉन्चर होना चाहिए। अभी तक ये प्रॉब्लम थी कि अलग अलग हथियारों जैसे कि मिसाइल, बम या पॉड्स के लिए अलग अलग लॉन्चर्स और एडेप्टर चाहिए होते हैं। हर बार लॉन्चर बदलना पड़ता है, जिसमें घंटों या फिर दिनों का भी डिले हो सकता है। उदाहरण के लिए अस्त्र मिसाइल की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल के लिए एक अलग लॉन्चर है, स्पाइस 2000 बम के लिए एक अलग लॉन्चर है। नतीजा, एयरबेस पर मेंटेनेंस टीम को बहुत समय और मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कॉमन लॉन्चर से बड़े फायदे मिलेंगे और इस कॉमन लॉन्चर पर हर तरीके के हथियार फिट हो सकते हैं, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, गाइडेड बम और फ्यूचर पॉड्स आदि। बकायदा इंडियन एयरफोर्स ने कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दिए, जैसे कि वेस्टर्न प्लस रशियन वेपन्स दोनों के साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए। मिराज, जागुआर वाले फ्रेंच वेपन्स के साथ भी ये तालमेल बिठाना चाहिए और इनका फील्ड रिपेयर भी आसानी से हो सके। इससे दोस्तों एयरक्राफ्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, ऑपरेशनल रेडीनेस तेज और आसान हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स का जो मिक्स फ्लीट है उसमें इंटरऑपरेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी और लॉन्ग टर्म में ये लॉन्चर इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेंगे। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी है, जैसे कि वेट इश्यूज हैं। हल्का और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स चाहिए होगा, जो कि महंगा भी है। दूसरा ये है कि कंपैटिबिलिटी की अगर बात की जाए तो नाटो और रशियन स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, टेस्टिंग बहुत कठोर करनी पड़ेगी। और इवन डेवलपमेंट टाइम की बात की जाए तो एचएल या फिर प्राइवेट कंपनीज को 3 से 5 साल लग सकते हैं इसे बनाने में। लेकिन अगर कॉमन लॉन्चर सफल रहा तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना को मिला है पहला लेंसर नेवल 3D एयर सर्विलांस रडार। ये सिस्टम दोस्तों स्पेन की इंद्रा और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये दुश्मन के जहाज, विमान और मिसाइल को दूर से ट्रैक कर सकता है। रडार क्रॉस सेक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा, सिस्टम उन्हें पकड़ लेगा। इसे पूरी तरीके से इंडियन नेवी के वॉरशिप्स में फिट कर दिया गया है और सभी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी कर दिया गया है। रडार को टेस्ट करने के लिए दोस्तों अलग अलग नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट तैनात किए गए थे। हर तरीके के हालात में इसकी परफॉर्मेंस चेक की गई। रिजल्ट पास होने के बाद इंडियन नेवी ने इसे ऑफिशियली तौर पर एक्सेप्ट और इंडक्ट कर लिया है।
वहीं दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक टेरर मॉडल खिलाफत मॉडल का भांडाफोड़ कर दिया है। बाकायदा इसके लिए मल्टी स्टेट रेड की गई, जिसमें कि 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, जिनकी पहचान झारखंड, मुंबई, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से हुई है। ये लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हैंडलर से रेडिकलाइज होकर खिलाफत जोन बनाने और जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। छापों में आईडी बनाने का सामान, हथियार, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो ये लोग कोई बड़ा हमला कर सकते थे। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।